जय हिंद जय भारत। आर्मी अग्निवीर 2023 में एग्जाम देने वाले सभी युवा साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आप किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीडी हो, क्लर्क या टेक्निकल या ट्रेड्समैन, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो और उसमें 15 प्रश्न जीडी में साइंस के पूछे जाते हैं। अन्य में अलग अलग प्रश्नों की संख्या अलग अलग रहती है, पर लेकिन इस वीडियो में आपको विज्ञान के टॉप 50 प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें से बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी तरह के क्वेश्चन और इस वीडियो में रखे गए हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी अपने साथियों को जो आपके साथ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आर्मी 2023 कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। दोस्तों, मिशन फौजी मोड़ पर लग जाओ। मिशन फौजी वर्दी की ये लड़ाई है जिसमें आपको विजयी होना है। शुरुआत करेंगे हम साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन से और पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है विटामिन सी को। इसको आप याद रखिए और जितनी भी विटामिन हैं उनके भी रासायनिक नाम आप याद कर लें। उनमें से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी हम यहाँ बता दे रहे हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम पूछा गया तो एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी। दूरी की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो है पारसेक। प्रकाश वर्ष भी दूरी की यूनिट है। किलोमीटर भी दूरी का मात्रक या इकाई होता है, पर यहाँ पर जो पारसेक है वो दूरी का मात्रक या दूरी की इकाई है। इसे आप नोट कर लें। आप जितने भी हमने जो प्रश्न टॉप 50 इसमें रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, या जब तक एग्जाम ना हो जाए आप बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हमारे रिसर्च के साथ और ये रखे गए हैं अब तक आई हुई परीक्षाओं के आधार पर। अगला तीसरा प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट का सिद्धांत काम करता है। और रॉकेट जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक्शन रिएक्शन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे आप ध्यान रखें। और रॉकेट है वो इसी सिद्धांत या न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। चलिए आगे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में, ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ारेनहाइट में, पर जम जाता है? शुद्ध जल किस तापमान पर, लेकिन फ़ारेनहाइट की बात हो रही है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट होगा 32 फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल 0 डिग्री सेल्सियस, या तो 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था, तो ये आप याद रखिए। शुद्ध जल अगर पूछा जाए सेल्सियस में तो 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, कौन सा विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। क्लोरीन इसमें से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा होता है? सर्वाधिक जो कठोर तत्व है इन एलिमेंट में से कौन सा होता है?
तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। यहाँ पर सीसा और लोहा और टंगस्टन, इससे भी कठोर जो धातु जो तत्व है वो है हीरा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे अगले प्रश्न है, प्रश्न हमारा 8, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। निम्न में से जो धातु दे रखी हैं उनमें से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को, ये भी याद रखिए, मिट्टी के तेल में। ऑप्शन प्रश्न ऐसे भी बन करके आ सकता है कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है सोडियम। और इस सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रेशम उद्योग को कहते हैं किस में आता है? रेशम उद्योग है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर भी रेशम उद्योग को ही कहते हैं। रेशम पालन किस में आता है? सेरीकल्चर में आता है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नंबर 10, इटाई नामक बीमारी किस धातु से होती है? ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी रोग हैं अब ये ज़्यादातर एसएससी जीडी में भी पूछा गया था और आरबी में भी कई बार पूछा गया है। इटाई नामक बीमारी किस धातु से होती है ये प्रश्न? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैडमियम। कैडमियम धातु से इटाई नामक की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव रक्त में थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? ये जो विटामिन हैं इनमें से मानव रक्त का जो थक्का बनता है वो किस विटामिन की वजह से बनता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए या विटामिन के। विटामिन के की कमी से और रक्त का थक्का नहीं बन पाता है तो इसका अर्थ है कि रक्त बहता ही रहता है, रक्त रुकता नहीं है। और विटामिन के की मात्रा होने पर रक्त का थक्का बन जाता है। तो इसे आप याद रखें, विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, ए की कमी से रतौंधी रोग, सी की से स्कर्वी रोग। चलिए और आगे हम अगला प्रश्न नंबर 12, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? जो लाइट है उसकी जो स्पीड या प्रकाश की गति, प्रश्न घुमा करके भी पूछा जा सकता है या वेग की जगह गति भी हो सकता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वात में। प्रकाश की जो चाल या प्रकाश की जो गति होती है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है। अगला प्रश्न है, मृगमरीचिका बनने का कारण होता है। मृगमरीचिका आपने गर्मियों के दिन में सड़क पर भी देखा होगा कि ऐसा लगता है दोपहर के टाइम में कि जैसे कोई तेल फैला दिया गया है सड़क पर। अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दूर चल करके और आप कहीं एक पानी का तालाब या झील है, पर लेकिन वो ऐसा होता नहीं है क्योंकि मृगमरीचिका होती है। तो इसका बनने का जो कारण होता है वो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस वजह से मृगमरीचिका प्रतीत होती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है। अगला प्रश्न नंबर 14, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? मानव की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, जो सबसे लंबा जो सेल सिस्टम है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका। नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल, ये सबसे लंबे होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो डी हो गया, न्यूक्लिक एन हो गया और एसिड ए हो गया। तो इसको मिला करके बनता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का पूर्ण रूप या डीएनए की फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन है जिसका रक्त लाल नहीं होता है?
तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा तिलचट्टा। इसका रक्त लाल नहीं होता है, इसका रक्त होता है सफ़ेद। इसका रक्त सफ़ेद होता है, ये आप याद रखें तिलचट्टा का, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है इसके रक्त में, क्योंकि रक्त का लाल होने का जो कारण है वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त लाल होता है, पर तिलचट्टा है उसका जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन नाम मात्र के लिए ही होता है, बस इस वजह से इसका लाल ना होकर के सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल मछली। चलिए अगला प्रश्न, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे आप याद रखें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड पाया जाता है नींबू में? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक एसिड है, ये चींटी के डंक में, लाल जो चींटी होती है, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मधुमक्खी के डंक में यही पाया जाता है, इसे भी आप याद रखें। और दही, दूध से दही बनने का कारण, या जो दूध होता है, जो खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा होता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से और दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही बनने का भी, या दही जो खट्टा होता है उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है। इनको भी आप याद रखें, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी टार्टिक एसिड है ये इमली में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। ध्यान दीजिए, यहाँ धातु की बात हो रही है, यहाँ गैस की बात नहीं हो रही है। सबसे जो हल्की गैस है वो हीलियम, गुब्बारों में भी भरी जाती है, वायुयान के टायरों में भी हीलियम भरी जाती है, पर यहाँ धातु की बात हो रही है, गैस की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं, इसलिए लिथियम ये सबसे हल्की धातु होती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध या दही खट्टा होता है लैक्टिक एसिड से, पर यहाँ पर पूछा जा रहा है किस बैक्टीरिया के कारण, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बन जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दूध से दही बनने के लिए जो जीवाणु जो उत्तरदायी है वो है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग हैं? कौन से प्राथमिक रंग हैं? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल हरा नीला। लाल हरा नीला ये प्राथमिक रंग जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? जो एसिड रेन होती है उसका पीएच मान कितना होता है? जो एसिड रेन या अम्लीय वर्षा भी इसे कहते हैं, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 5.6 से भी कम होता है। पीएच मान 5.6 से भी कम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वायुमंडल कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन गैस। 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन होती है, और यहाँ पर 0.00 के करीब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जितनी भी गैस है उसमें ऑर्गन वगैरह आ जाती है। तो सबसे हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। इन दोनों को ही आप याद रखें, इनसे ही बनकर प्रश्न बनकर के आता है। अगला प्रश्न है, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, NaCl। सोडियम क्लोराइड भी इसे बोला जाता है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है 26,
यूरिया, यहाँ पर आपको फिल करना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर लगे हुए हैं। उर्वरक है, किस प्रकार का उर्वरक है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो यूरिया नाइट्रोजनी प्रकार का उर्वरक है, क्योंकि यूरिया में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। आपने यूरिया उर्वरक के पैकेट देखे होंगे जिसमें लिखा होगा 40% और नाइट्रोजन है उसमें। तो यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है, नाइट्रोजनी प्रकार का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसके कारण और पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया के लिए कौन कौन से जो तत्व हैं वो आवश्यक होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन लगे हुए हैं, जैसे क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या ये सभी। तो इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या पेड़ पौधे जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सभी के सभी और उपयोगी हैं। इस वजह से इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में ही पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश प्रकृति इनको देती है, सूर्य के द्वारा मिल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती ही है। और जल या जो हम पानी देते हैं रूट्स के थ्रू, जड़ के थ्रू इन्हें मिल जाता है, या बारिश में भी जल उपलब्ध हो जाता है। और इन सब को मिलाकर के एक प्रक्रिया बनती है जिसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। और ये सभी इसका उत्तर होगा। पेड़, और प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पेड़ पत्ते हैं उनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं। हरा रंग होने के कारण क्लोरोफिल है। जैसे मानव रक्त है वो लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, ऐसे ही पेड़ पौधे हैं उनमें क्लोरोफिल की वजह से, और उनका जो रंग है उनकी पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, आगे हम चलते हैं। पोलियो किसके कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्रेस्टली के द्वारा। जोसेफ प्रेस्टली के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। उम्मीद है आपको सब अच्छा लग रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा, और बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे ये प्रश्न आपके लिए। वर्दी के सपने को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे। अगला प्रश्न है, आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग होता है। आयोडीन के अभाव से कौन सा रोग होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गलगंड या घेंगा रोग। गले का रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है, गलगंड या घेंगा रोग। ऑप्शन हो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से, बी की कमी से, बेरी, और जो रिकेटस है, जो रिकेटस होता है वो विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग हो जाता है। या आयोडीन की कमी के या अभाव से पूछा गया तो गलगंड या घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आपने परमाणु बम सुना ही होगा, और परमाणु बम से भी हजारों गुना शक्तिशाली होता है हाइड्रोजन बम। पर ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन पर काम करता है। और जो परमाणु बम है, परमाणु बम ये परमाणु विखंडन पर काम करता है, हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर काम करता है। आगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई जो यूनिट है वो, या एसआई इकाई है वो क्या होती है, विद्युत आवेश की। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को, जो करंट है उसे, और यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, निकट की वस्तुओं
को स्पष्ट न देख पाने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? निकट की वस्तुओं को स्पष्ट न देखने वाला व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरदृष्टि रोग। दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि रोग के कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ये प्रश्न इसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। अगर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट न देखने के कारण होता है निकट दृष्टि दोष, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एडस रोग मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? जो एडस का रोग होता है वो मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिरक्षा तंत्र। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने का जो रक्षा तंत्र है, जो बीमारियों से किसी भी प्रकार के रोग से और हमें बचाता है, उसको ये कमज़ोर करता चला जाता है। ये इस प्रकार का रोग है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है और इससे वीकनेस आती चली जाती है। हमारी जो रोगों से बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो क्षीण होती चली जाती है और ये रोग और अपना प्रभाव दिखाता रहता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? जो साउंड है उसकी जो स्पीड है उसे किस में मेजरमेंट किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका क्या कारण है? और वो गिरती भी नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, या गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उस वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है या घूमती रहती है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र ऑप्शन नंबर बी, सीस्मोग्राफ। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सीस्मोग्राफ। और एयर प्रेशर, वायु की तीव्रता के लिए बैरोमीटर और ऊंचाई के लिए अमीमीटर का यूज किया जाता है, अमीटर। और रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो रिएक्टर पैमाने पर सीस्मोग्राफ, इसकी तीव्रता मापने का यंत्र सीस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है, मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर 7.8 तक, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? जो करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? धारा का एसआई मात्रक, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ की घनत्व होता है, जो बर्फ का घनत्व या बर्फ की घनत्व होती है या बर्फ का घनत्व होता है, तो ऑप्शन नंबर, इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने लगे हुए हैं। तो बर्फ का घनत्व कितना होता है? जल से कम या जल से अधिक, जल के समान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल से कम। जो बर्फ है उसकी जो डेंसिटी होती है वो जल से भी कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारों के टिमटिमाने का कारण है? चारों ऑप्शनों में से किस वजह से और रात में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका उत्तर होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण और रात में जो तारे टिमटिमाई दिखाई देते हैं वो इसी कारण से हमें दिखाई देते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका उत्तर। बैटरी के द्वारा और रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी होती है उसको करंट एनर्जी में चेंज किया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
जिप्सम से बनाया जाता है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है। अगला नंबर 45, जूल किसका मात्रक है? जो जूल है ये किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। प्रश्न नंबर 46 है, हैजा रोग यहाँ आपको फिल करना है के कारण होता है। जो हैजा रोग है वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवाणु या हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से और हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो पेंसिल होती है इनमें से किसका यूज पेंसिल में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, सूर्य की परावैंगनी किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? सूर्य की आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रे इनको बोल सकते हैं, और किरणों से किसके द्वारा बचाव होता है? कौन बचाता है हमें? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन लेयर। ओजोन परत है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे सूर्य से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं वो और वापस हो जाती हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं हो तो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें हैं इससे कैंसर होता है, स्किन का कैंसर हो जाता है। प्रश्न ये भी बन करके आता है कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं इनकी वजह से कौन सा रोग होने की संभावना है? तो जो त्वचा का कैंसर है वो हो जाता है। ओजोन परत है जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को और वापस भेज देती है। चलिए अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीला अगर आपके पास कोई चार्ट पेपर लिटमस पेपर हो उसको लाल कर देता है तो किसकी वजह से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका। सिरका की वजह से होता है, क्योंकि सिरका में विटामिन सी होता है। ये अम्ल होता है, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड पाया जाता है, विटामिन सी होता है या सिरका की वजह से नीले लिटमस पेपर पर डाल देंगे तो उसका रंग है वो लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? पंपिंग स्टेशन से जाना जाता है बॉडी का, कौन सा अंग है जो रक्त को पंप करता रहता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय। हृदय के द्वारा और जो रक्त है वो पंप होता रहता है, 24 घंटे ये अपना काम करता रहता है। ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग भी इसे जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। 17 अप्रैल से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो एग्ज़ाम चलेंगे कुछ दिन तक, आर्मी, जीडी, टेक्निकल क्लर्क या अन्य किसी भी ट्रेड्स जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें इसमें से प्रश्न जरूर बन करके आएंगे। आप एक बार नहीं कई बार इस वीडियो को देखें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो जो आपके लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं हम और लेकर आएंगे और वीडियो आपके लिए बनाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। मिशन फौजी का टाइम चल रहा है, आपके सपने पूरे हों, आपकी जो वर्दी का सपना है वो जल्द ही पूरा हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।